Assalamu alaikum, dear students. So this is basically interaction of paper third of your CTS phase third physics paper, in which the chapters we are going to discuss today are gravitation, then bulk properties of matter with calorimetry. So question number first. तो पहला क्वेश्चन जो है ना ग्रेविटेशन से लिया गया है. टू बॉल्स इच ऑफ रेडियस आर इक्वल मास एंड डेंसिटी आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू. सो ये क्वेश्चन जो है आपने हर मॉड्यूल में हर टेस्ट सीरीज में देखा होगा दैट इफ वी हैव टू बॉल्स या टू स्फीयर्स लाइक दिस, तो इन दोनों का रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, इनका मास भी सेम है और इनकी डेंसिटी भी सेम है. It is given in the question. So mass mm and density rho. So we have to calculate the force of gravitational force is proportional to. तो इनमें जो gravitational as per Newton's law of gravitation, that is g m square, क्योंकि m1 m2 is m square here divided by r square, that is distance from center to center, and distance from center to center is 2r का whole square, क्योंकि distance जो है center to center ली जाती है. अब इसमें जो है density और हमें proportionality with respect r, तो हम mass को इसमें से जो है eliminate करेंगे, तो ये बनेगा g mass of one sphere, sphere का जो mass है that is density into volume. Let the density be rho and volume जो है sphere का वो होता है 4/3 pi r cube, जो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इस पे स्क्वायर है क्योंकि एक का मास हो गया दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एक का मास जो है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और फिर ये m स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे जो है ये बनेगा 4r स्क्वायर. क्योंकि हमें ओनली प्रोपोर्शनलिटी विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा r⁻⁶, तो f इज प्रोपोर्शनल टू ऊपर r⁻⁶ डिवाइडेड बाय r⁻², ये ऊपर जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल रिड्यूस हो जाएगी r⁻⁴. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो f is directly proportional to r⁻⁴. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हमें प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फोर्स विद जो है रेडियस निकालना था या डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स निकालना था, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁴. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज two particles of each mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. तो speed of each particle is. तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप दो पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस पे होने चाहिए, तब जाके सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड होगा बाय देयर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ये सेंटर है तो यहाँ से मान लीजिए रेडियस जो है r है, तो यहाँ से भी रेडियस r ही होगा. सो ये मैं मानता हूँ सेंटर, तो सेंटर से यहाँ पे जो है एक मास लोकेटेड है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे दूसरा मास होना चाहिए. ये नेसेसरी है क्योंकि अगर आप यहाँ एक मास रखोगे यहाँ एक मास रखोगे तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सिर्फ तब आ सकता है जब आप ऐसे इनको प्लेस करोगे डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस पे. तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऑब्जेक्ट का जो है अगर इसका मास m है इसकी स्पीड v है, तो ये हो गया mv² बाय r. तो r हो गया डिस्टेंस हियर दैट अप टू सेंटर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो मासेस का हो गया g, m1 m2 हो गया बराबर m² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस पे यहाँ पे 2r का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम वन मास टू अनदर मास इज दैट r प्लस r दैट इज 2r. तो यहाँ पे पहली फुर्सत में आप mm को जो है उड़ा देंगे यहाँ से, तो फिर आप लिखेंगे दैट v² बाय r जो है इज इक्वल ये हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर. एक r यहाँ से निकल जाएगा तो आपका v² जो है वो हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय इट इज 4r. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो v हो जाएगा बराबर 1/2 रूट ऑफ gm बाय r. खेल खत्म. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन. इट इज 1/2 रूट ऑफ gm बाय r, 1/2 रूट ऑफ gm बाय r, ऑप्शन नंबर थर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज at what height in kilometer over the earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%. assume that radius of earth to be 6400 किलोमीटर. किस हाइट पे आपके अर्थ पोल से ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1% रिड्यूस हो जाएगा. 1%. तो 1% रिड्यूस के लिए आप छोटी सी हाइट के लिए जाएंगे, एंड फॉर स्मॉल हाइट्स द फॉर्मूला इज दैट gh इज इक्वल g एंड देन इट इज 1 - 2h बाय r. स्मॉल हाइट्स के लिए फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वी हैव दैट एक्चुअल फॉर्मूला दैट gh इज इक्वल g डिवाइड बाय 1 + h बाय r का होल स्क्वायर. बट स्मॉल हाइट्स के लिए क्योंकि 1% डिक्रीज हो गया स्मॉल हाइट्स के लिए, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. अब देख लीजिए आप पोल से किस हाइट पे जाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% से फॉल हो जाएगा, तो जो बचेगा दैट विल बी 99%. तो 99/100 आप g जो है वो बचेगा इज इक्वल g एंड देन 1 - 2h बाय r. हाइट हमें निकालना है. तो 1% अगर डिक्रीज होता है बच्चे, तो इसमें पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि छोटा सा डिक्रीज के लिए आप स्मॉल हाइट के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज gh इज इक्वल g × 1 - 2h बाय r.
उसके बाद दूसरी चीज ये है कि 1% अगर डिक्रीज हुआ तो 99% तो बचा, तो वही मैंने लिखा 99%। तो GH मींस एट दैट हाइट कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। तो GG जो है पहली फुर्सत में उड़ा दो आप, 2h/r इधर लाओ, 2h/r इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 - 99/100, तो ये हो जाएगा 100 - 99, इट इज 2h/r इज इक्वल, इट इज 1/100। तो अब आप इसमें ड्रॉप करिए, हमें h निकालना है। h निकालने के लिए r ऊपर जाएगा, r ऊपर जाएगा, नीचे 2 है और 100 है, तो h हो जाएगा बराबर 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 × 100। तो ये 2 0 इसके साथ कट जाएंगे, 232 = 64, तो हाइट शुड बी 32 किलोमीटर। अगर आप 32 किलोमीटर हाइट पे चले जाएंगे तो 1% डिक्रीज हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप जो है अपने फाइनल एंट्रेंस के लिए तैयार करके जा सकते हैं। हाउ हाई अ मैन बी एबल टू जंप ऑन अ सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ रेडियस दिस। तो एक प्लैनेट पे जिसका रेडियस ये है बट हैविंग डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी जो है उस प्लैनेट और अर्थ का सेम है। इफ ही जंप्स 5 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये दिया है। तो एक प्लैनेट पे जिसका रेडियस इतना है, डेंसिटी अर्थ के बराबर है, कितनी हाइट तक वो जंप कर सकता है? अगर उस प्लैनेट का डेंसिटी अर्थ के बराबर है और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर और अर्थ पे वो जंप करे 5 मीटर, ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एंट्रेंस में। तो इसका सोल्यूशन ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं, तो अगर आप कुछ स्पीड से उसको फायर करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक जो जा सकता है दैट इज u²/2g। ये आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा होना चाहिए। तो u आ जाएगा बराबर √2gh। तो चूंकि एफर्ट उसका सेम है, अगर वो प्लैनेट से फायर कर रहा है या अर्थ से फायर कर रहा है तो वेलोसिटी तो दोनों सूरतों में सेम है। तो अगर दोनों सूरतों में सेम है तो √2g1h1 होना चाहिए बराबर √2g2h2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एफर्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट फेंकने का वेलोसिटी वो दोनों जगह सेम रहेगा। फिर आपको सिर्फ देखना है कि अर्थ पे अगर इस हाइट पे जा रहा है 5 मीटर तो उस प्लैनेट पे किस हाइट पे जाएगा। बट डेंसिटी देने का मतलब ये है, पहले आप देख लीजिए, रूट कैंसिल आउट कर देंगे हम, 2 जो है निकाल देंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा g1h1 = g2h2। दिस इज द की टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब g जो है ना दैट इज डेंसिटी सेम देने का मतलब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, और डेंसिटी के टर्म्स में जो फॉर्मूला है आपका दैट इज 4/3 πg rho r is radius 1 and then h1। तो ये 4/3 πg तो कांस्टेंट है, डेंसिटी सेम होने की वजह से डेंसिटी मैंने रो कर दिया। g2 हो गया बराबर 4/3 πg रो जो है सेम है, देन इट इज r2 मल्टीप्लाइड बाई h2। तो ये 4/3 πg रो 4/3 πg रो, तो r1 h1 इज इक्वल r2 h2 से ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने आपको रेडियस और हाइट सी दिया, तो मुझे बोलिए आप, अगर मैं लिखूं r1 h1 इज इक्वल r2 h2, तो पहले हम प्लैनेट के लिए जो है उसका रेडियस जो है दैट इज 320 किलोमीटर, उस पर हाइट हमें निकालनी है। अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है और उस पर हाइट दी है 5 मीटर। तो पहली फुर्सत में 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट करिए, h1 हो गया बराबर 640 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ 20 हो गया बराबर 640 एंड देन h1 हो गया बराबर 100 मीटर शुड बी द हाइट ऑन दैट प्लैनेट जिसका रेडियस 320 किलोमीटर है। 100 मीटर शुड बी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने इसमें लॉजिक ये यूज किया कि एक ही आदमी फायर करा, उसका एफर्ट वेलोसिटी सेम होगा, तो यूजिंग दैट मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ काइनेमैटिक्स। हम कैलकुलेट जो हमने किया होता है, और फिर इस लॉजिक से g1 h1 इज इक्वल g2 h2। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में डेंसिटी सेम करने का मतलब आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करना दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। दैट इज व्हाई मैंने 4/3 πg रो r, तो हमें ज़बानी याद होता है क्योंकि डेंसिटी सेम है दोनों साइड से रो, बट r1 r2 डिफर होने की वजह से h1 h2 जो है अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the body situated on the surface of earth at its equator becomes weightless when the earth has kinetic energy about its axis। देख लीजिए, जब ग्रेविटेशन में पूछा जाता है तो वेटलेसनेस का जो है क्वेश्चन जो है सब बच्चे जो ऑलमोस्ट करते हैं, बट मैंने इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स का भी एक फॉर्मूला है इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, सो दैट पूरा कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो जाए। कैसे कि आपका जो है द बॉडी सिचुएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस। तो हमारा जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है दैट इज g' इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये फॉर्मूला जो है आप जानते हैं। अब इक्वेटर के लिए अगर मैं यूज करूं तो बोलता है कि इक्वेटर पे वेटलेस हो गया तो g' हो गया 0, क्योंकि अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं तो ये वेट में आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही 0 हो गई तो वेट खुद 0 हो गया, तो ये बनेगा g माइनस देन r ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेटर पे फाई जो है वो 0 होता है और कॉस ऑफ फाई 1 होता है, क्योंकि इक्वेटर पे हम जानते हैं कि फाई होता है 0 डिग्री एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए r ओमेगा स्क्वायर हो गया g, या आप ओमेगा स्क्वायर निकाल के रख सकते हैं, तो ये हो गया g/r। तो वहां पे
हमसे अब ओमेगा स्क्वायर नहीं पूछता है या टाइम पीरियड की जैसी चीज नहीं पूछ रहा, हमसे वो पूछ रहा है कि वो किस काइनेटिक एनर्जी से रोटेट कर रहा है। तो व्हेन द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स एक्सिस, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, या आप रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके होंगे। और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमने निकाल के रखा, इट इज g/r, और यहां से r और r कैंसल आउट हो जाएगा, r और r जो है आपका कैंसल आउट होगा, 2 भी निकल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgr डिवाइड बाय 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें ग्रेविटेशन प्लस रोटेशनल मोशन का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, इट इज mgr/5। यू कैन यूज इट टू सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स लाइक दिस। तो आपकी जो स्पीड जो है एंट्रेंस में वो खुद बढ़ जाएगी। उसके बाद द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m। तो हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मास m है, और इस प्लैनेट के इर्द गिर्द हमें एक सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। तो एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस सैटेलाइट का जो मास दिया गया है दैट इज स्मॉल m। सो द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1। तो ये रेडियस r1 है और हमें इसको ट्रांसफर करना है दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में। वी हैव टू ट्रांसफर इट इनटू अनदर सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस जो है वो r2 दिया है, और r2 इज ग्रेटर देन r1। दिस इज फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे जाएंगे, दैट ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्वड एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट कितना आपको एडिशनल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जो है इस ऑर्बिट से, जब ये रेडियस r1 वाले ऑर्बिट से आपको इसको जो है मूव कराना है टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस r2। तो इसमें सिंपली आप जो है जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा दैट इज सिंपली द चेंज इन दैट एनर्जी, दैट चेंज इन एनर्जी इज दैट फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो हम एनर्जी से क्यों कर रहे हैं सर, टोटल एनर्जी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है और ना ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक ऑर्बिट में जब एक सैटेलाइट या एक ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके पास दो एनर्जीज होती है, एक काइनेटिक होती है और दूसरी पोटेंशियल होती है, इसलिए हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो इनिशियली फाइनली इसका कुछ एनर्जी इस ऑर्बिट में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से फाइनल एनर्जी होगा, इनिशियली कुछ एनर्जी EI होगा, दैट इज द डिफरेंस विल गिव अस दैट एडिशनल एनर्जी एंड दैट इज व्हाट इज वर्क डन। तो फाइनल एनर्जी जो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2gmm/r, है ना, इट इज gmm/2r एक्चुअली, सॉरी इट इज gmm/r। तो फाइनल एनर्जी का जो फॉर्मूला या एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज gmm डिवाइडेड बाय 2r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो फाइनल एनर्जी के लिए मैं यूज करूंगा gm हो गया प्लैनेट का मास, ऑब्जेक्ट का स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r, r इज r2, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर बिकॉज एक्चुअल फोर्सेस में हम सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं। देन माइनस, और फॉर्मूला में और ये माइनस ही होता है, इट्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस आप इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, माइनस gmm/2r, तो ये माइनस gmm/2r, फिर फॉर्मूला का माइनस और फिर अपना माइनस जो है इट इज अगेन इट इज gmm डिवाइडेड बाय 2r1। तो अब आप देख लीजिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो वर्क डन मैं प्लस को पहले लिखने जा रहा हूं, इट इज gmm डिवाइडेड बाय 2r1, देन माइनस हो जाएगा gmm डिवाइडेड बाय 2r2। तो यहाँ पे आप कॉमन चीजें बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा gmm डिवाइडेड बाय 2, तो अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी विल गिव द आंसर। तो इसमें जो है gmm/2 gmm/2 1/r1 माइनस 1/r2, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो है ऑर्बिट में याद रखेंगे आप, ऑर्बिट में घूमते हुए ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो टोटल होती है। अगर ये वहाँ स्टैटिक होता तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती, बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, सो इट विल हैव बोथ एनर्जीज, दैट्स व्हाई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, एंड एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी एक ऑर्बिट में वो उसका फॉर्मूला होता है माइनस gmm/2r। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, that is if g is the acceleration due to gravity on earth's surface, the gain of the potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to height equal to the radius of earth। तो ये आपका जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और आपने पढ़ा होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस कुछ r है और आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले लिया, आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले लिया, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इट इज mgh डिवाइड बाय 1 + h/r। तो एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ये हम क्लास
में डिराइव करते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एंड दैट इज mgh, या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ, और हाइट फ्रॉम द अर्थ दिया है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो दैट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इज mgh, h भी r ही है क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से आपने किस हाइट पे लिया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, डिवाइड बाय 1 प्लस r बाय r कट जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया 2, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी mgr बाय 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, mgr बाय 2, या कभी कभी इसका ऑप्शन आता है 0.5 mgr, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप इस फॉर्मूला में एक चीज का ख्याल रखेंगे कि हाइट जो h इसमें है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर उसने सेंटर ऑफ अर्थ लिखा है तो आप अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला में मैनेज करिए, ये जो h आपका है वो सिर्फ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, और अगर सेंटर से है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, वो आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a particle is projected vertically upwards from the surface of earth radius with a speed equal to 1/4 of the escape velocity। तो सरफेस ऑफ अर्थ से आपने एक ऑब्जेक्ट को फायर किया, सरफेस ऑफ अर्थ से आपने ऑब्जेक्ट को फायर किया, और वो स्पीड जो गिवन है, जो आपने दे दी है, दैट इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो आपने जो गिवन वेलोसिटी जो है आपकी 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो अगर आप एस्केप वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी देते तो ऑब्जेक्ट जो है एस्केप कर जाता है, कम से कम एस्केप वेलोसिटी अगर देखे वो ऑब्जेक्ट जो है एस्केप करेगा, और अगर आप उससे ज्यादा स्पीड दोगे तो एक तो वो एस्केप करेगा, और उधर आप जो स्पेस में उसके पास एडिशनल स्पीड जो बची होगी वो रहेगी, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। बट आपकी स्पीड जो गिवन है वो लेस है क्योंकि 1/4 ऑफ वी है, तो दिमाग आप जो है आप इसमें यूज करिए और सोचिए कि आपकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाएगा और रुकेगा, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाएगा और रुकेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि आपका स्पीड गिवन कम है तो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाएगा और रुकेगा, और हमसे ये यही हाइट ही पूछेगा, यही इसका क्वेश्चन भी होगा। विद स्पीड 1/4 ऑफ escape velocity, what is the maximum height attained by from the surface of earth, क्योंकि स्पीड ही escape velocity से कम है तो सीधी सी बात है वो हाइट ही पूछेगा, अगर स्पीड ज्यादा होता तो ये वहां की काइनेटिक एनर्जी पूछता, तो जब स्पीड कम होती है और वो हाइट पूछता है, हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं, बट फॉर एंट्रेंस यू नो दैट वो हाइट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m² r डिवाइड बाय 1 माइनस m², सो दिस इज द फॉर्मूला, इट इज एन ऑब्टेन्ड रिजल्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्लासरूम में प्रोग्राम में पढ़ाते हैं, क्लास 11th में ही पढ़ाते हैं, तो एंट्रेंस की बात ही नहीं है, बट यहाँ पे एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट इट्स m² r डिवाइड बाय 1 माइनस m², n हो गया ये फैक्टर जो आपने यहाँ पे जो है, एक्चुअली इट इज v गिवन बाय ve, तो वो 1/4 होता है, तो n होता है एक्चुअली v गिवन, याद रखेंगे आप, अगर दूसरे न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, डिवाइडेड बाय v एस्केप, तो अगर आप इस फॉर्मूला में देखेंगे v गिवन बाय v एस्केप तो 1/4 है, तो h हो गया बराबर 1/4 का स्क्वायर, then it is r divided by it is 1 minus it is 1/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बना r by 16 डिवाइडेड बाय, ये बना 1/16, 16 minus 1 is 15, 15 divided by 16, 16 कट जाएगा, r by 15 is the right answer for this question, r by 15 is the right answer for this question। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें मैंने बोला आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके रिजल्ट को ऑब्टेन किया जाता है, बट एट दिस स्टेज यू शुड नो दिस फॉर्मूला कि किस हाइट तक जाएगा, दैट्स m² r डिवाइड बाय 1 माइनस m²। उसके बाद जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है आप अपने नीट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे जो आपका फाइनल है, क्योंकि इसमें तो तकरीबन हर एक चीज पूछी गई। इसमें है, इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू, देख लीजिए प्रोपोर्शनलिटी बदल गई, दैट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵5/2, क्योंकि -5/2 लिखा है, तो जब नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव होगा। देख लीजिए आप जो न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, दैट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, बट यहाँ प्रोपोर्शनलिटी बदल गई, आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁵5/2, तो ये एक नया सिस्टम हो गया। और अब आप जानते हैं इस क्वेश्चन में जब आपका फोर्स इस तरह का हो गया तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁵5/2, बट यही फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर mv²/r, तो क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m जो है mv²/r जो है हम लिख सकते हैं m⍵²r, क्योंकि आपको जानते हैं v होता है ω/r, तो ω²r², एक r कट जाएगा तो m⍵²r जो है आ जाएगा आपका फॉर्मूला, या आप ओमेगा भी जानते हैं, दैट इज 2π/t, तो ये बनेगा m 2π/t बनता है 4π² डिवाइडेड बाई t², क्योंकि ω² होता है 2π/t, तो ये हो गया 4π² t² मल्टीप्लाइड बाई जो है आपका हो गया यहाँ पे r, तो ये बना
फॉर्मूला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछा जाए तो आप पहली फुर्सत में ये इक्वेशन जो है ऊपर टॉप पे लिख दीजिए, आपके सारे वेरिएबल्स बाहर आएंगे। कैसे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट R रेज़ पावर 5/2। सिस्टम ही बदल गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से चला नहीं, आपका नया है सिस्टम डेवलप हुआ। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सब कुछ जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स में ही आपका आ जाता है सारा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m ओमेगा²r, क्योंकि आप जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा होता है 2π/t, 2π/t हो गया 4π²/t²r। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बना। आप देख लीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव आपका है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहां से आपका जो है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर प्लेनेट का निकालना तो यहां प्रोपोर्शनलिटी आपको डिक्लेयर करनी है। देख लीजिए, अगर मुझे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए जाना है तो मैं इस इक्वेशन से जाऊंगा, ये है टाइम पीरियड के लिए और ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी उड़ा के मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जांपल कुछ k कांस्टेंट, तो ये आएगा k डिवाइडेड बाय r रेज़ पावर 5/2 इज इक्वल, तो ये इक्वेशन में यूज करने जा रहा हूं m4π²r डिवाइडेड बाय t², क्योंकि मुझे आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट निकालना है। तो t² इधर जाएगा, ये सारा कांस्टेंट है, k सारा कांस्टेंट है, ये कट जाएगा, सारा छोड़ दीजिए आप। तो t² जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे r है और मल्टीप्लाई हो जाएगा r रेज़ पावर 5/2। तो ये हुआ व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड इट इज 7/2, तो t² हो गया प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर 7/2। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स 1/2 यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t is proportional to r raised power 7/4, तो this should be the proportionality. The time period should be directly proportional to t raised power 4, तो time period should be directly proportional to r raised power 7/4। तो आपके a के साथ जो है मैच करना चाहिए आपका q, तो a का जो है q ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि ये r 7/4 के बराबर है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप देख लीजिए यहां पे हम इसको काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं। तो मैं लिखूंगा k डिवाइडेड बाय r रेज़ पावर 5/2 इज इक्वल, इसको जो है mv²/r, इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स करूंगा, तो ये आपका 1/2 आ गया और यहां से भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया सारा। तो अब मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, r जो है ऊपर जाएगा 1/2 छोड़ दीजिए, k छोड़ दीजिए, r ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, r ऊपर जाएगा और ये फिर ऊपर प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा r रेज़ पावर -5/2। तो अब आप देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी हो गया 1 - 5/2, ये हो गया r इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इट इज -3/2। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -3/2, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -3/2। देख लीजिए आप, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -3 रेज़ पावर 2। तो आपके b के साथ जो है, आपके b के साथ यहां से जो आना चाहिए दैट इज b के साथ आपका s आना चाहिए। उसके बाद जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्लैनेट। देख लीजिए जो काइनेटिक एनर्जी का ये होगा प्रोपोर्शनलिटी, वही टोटल एनर्जी का होगा, तो इट इज कॉपी, टोटल एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -3/2। तो आपके d के साथ जो है, आपके d के साथ फिर से आपका ऐसी आना चाहिए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का सारी एनर्जी जो है एक ही प्रोपोर्शनलिटी पे बेस्ड जो है आप फॉलो करेंगे इसको। अगर काइनेटिक एनर्जी 3/2 को फॉलो करें -3/2 तो टोटल एनर्जी भी आना चाहिए। इन ऑप्शंस में आप अगर आप इतना देख लेंगे तो आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट भी आ जाएगा। या हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का तरीका यहीं से हम निकाल देंगे। देख लीजिए, उसके लिए मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए इसको यूज करूं, इस फार्मूला को अब आप ऐसे लिखेंगे k r रेज़ पावर 5/2 हाँ इज इक्वल, देख लीजिए आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए mv²/r। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया v, देखिए m इज कांस्टेंट छोड़ दीजिए, k कांस्टेंट है, तो v² इज प्रोपोर्शनल टू r ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ पावर -5/2। तो इसका 1 है, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा आपका -3/2, r इज प्रोपोर्शनल टू -3/2, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, v इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर -3/4, तो -3/4 आपका आना चाहिए। तो c के साथ t आ जाएगा, तो आपके c के साथ जो है वो t आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a के साथ q, तो सेकंड और थर्ड हो नहीं सकता, a के साथ q, उसके साथ b के साथ s, तो अभी दोनों ऑप्शन बने हैं 1 और 4, c के साथ c के साथ s, तो फर्स्ट ऑप्शन, और लास्ट में d के साथ s। बिल्कुल दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको दिखाया। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आप जो है प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड कर सकते हो, एंड आई रेट दिस क्वेश्चन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर ग्रेविटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिपेंडेंट वाटर, द वाटर राइजेस अप टू
8 सेंटीमीटर। तो आपने एक कंटेनर में एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब को आपने वाटर में डिप किया, तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब को आपने डिप किया, तो सीधी सी बात है वाटर जो है वो राइज करेगा। उसके बाद द वाटर राइजेस अप टू 8 सेंटीमीटर, वाटर जो है 8 सेंटीमीटर तक, ये खुद 20 सेंटीमीटर का है बट वाटर ने हाइट जो इसने पकड़ ली 8 सेंटीमीटर तक ही चला गया। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। अब ये फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर है, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में जो है आपका जो जी है वो जीरो हो जाएगा, मतलब वेट जीरो हो जाएगा। तो वेट जब जीरो हो जाएगा तो सरफेस टेंशन जो रेस्पॉन्सिबल है ऊपर खींचने के लिए वो इसको फुल लेंथ तक ले जाएगा, तो वाटर विल डेफिनेटली मूव अप टू द हाइट दैट इज 20 सेंटीमीटर। जो कैपिलरी ट्यूब की मैक्सिमम हाइट है वहां तक वाटर चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं H होता है बराबर 2t cos थीटा बाई रो जी आर, 2t cos थीटा बाई रो जी आर। जब G जीरो हो गया तो H जो है वो इन्फिनाइट हो गया, तो G फ्रीली फॉलिंग में जब जीरो होने की वजह से H आपका इन्फिनाइट हो गया। इन्फिनाइट का मतलब है ये फुल लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब तक राइज करेगा। 20 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट वाटर विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन, दैट इज द गारंटी। तो मैक्सिमम हाइट तक वाटर जाएगा फ्रीली फॉलिंग केस में। उसके बाद a thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised power minus 20 minus 2 Newton. See figure. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid. तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इसका जो है इसका weight जो है वो आपका संभाल रहा होगा। यहाँ पे जो फोर्स ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ जो weight है, नीचे की तरफ weight जो है स्लाइड स्लाइडर ऑफ, तो फोर्स जो है इसमें weight of 1.5 into 10 raised power minus 2 Newton. The length of the slider is 30 centimeter. Weight is negligible. तो स्लाइडर की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर, स्लाइडर की लेंथ जो दी गई है दैट इज 30 सेंटीमीटर बट इट्स वेट इज नेग्लिजिबल। हमें बोलना सरफेस टेंशन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, आपको पता होना चाहिए वेट नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो होना चाहिए सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। क्योंकि थिन फिल्म है तो इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन में जब भी फिल्म आती है तो दो सरफेसेस की वजह से, एक्चुअली आप जानते हैं सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ और फोर्स होता है बराबर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो आप बोल सकते हो कि सरफेस टेंशन इनटू लेंथ वाला फोर्स ही जो है ऊपर की तरफ रिस्पांसिबल है इस वेट को बैलेंस करने के लिए। बट चूंकि इसमें थिन फिल्म दिया गया तो दो सरफेसेस, तो यहां पे आपका 2TL शुड बी इक्वल टू द वेट एंड वेट इज गिवन, इट इज 1.5 into 10 raised power minus 2। अब आप देख लीजिए 2 सरफेस टेंशन निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, 30 by 100 इज इक्वल टू 1.5 into 10 raised power minus 2। तो 0 0 आप जो है इसमें खत्म कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका ये है आपका इसमें टेंशन, सरफेस टेंशन निकालना है आपका, यू हैव टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन। यस, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हो गया आपका 15, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 5 15 जो है आपका सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है, चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो 30 बाई दिस इट इज़ 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि -2 और डिवाइडेड बाई जो है आपका ये हो जाएगा 3 and 2, तो इट इज़ 0.5 और 0.5 को जो है आप फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.25 ऑलमोस्ट, यस 0.25, तो टी हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1। तो सरफेस टेंशन हो गया 0.025, शुड बी द राइट आंसर 0.025। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर इसको बैलेंस करना है तो जो सरफेस टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो वेट के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, as geostationary satellite is orbiting the earth at a height of 6 r above the surface of earth, तो r being the radius of earth, तो ये आपका earth है जिसका रेडियस कुछ r है, दिस इज अर्थ एंड इट्स रेडियस r, और आपका एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियोस्टेशनरी इज ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 6 r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, सरफेस ऑफ अर्थ से जो उसकी हाइट है वो 6 r है, तो सैटेलाइट यहाँ पे है और ये हाइट दी गई है 6 r के बराबर। उसके बाद क्या दिया गया है, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दूसरा सैटेलाइट आपका 2.5 r हाइट पे है, तो दूसरा सैटेलाइट यहाँ पे मान लीजिए आप, और ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी हाइट यहाँ से दी गई है 2.5 r। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट। तो दिस इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड दिस इज नॉर्मल सैटेलाइट। तो फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो दैट, ये एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यू शुड नो दैट एज पर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अगर मैं ऊपर टी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट डिवाइड बाय टी ऑफ सैटेलाइट का जो रेशो निकालूं का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि वो कट जाएगा तो ये बनेगा
आर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर ऑफ सैटेलाइट का क्यूब। अब आप इसमें ड्रॉप करिए वैल्यूज। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, ये आप सब जानते हो। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है, इसका स्क्वायर है, इज इक्वल तो आर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम सेंटर, क्यों हाइट तो 6r है बट सेंटर से डिस्टेंस r ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 7r डिवाइडेड बाय, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में सैटेलाइट का जो हाइट है वो 2.5r है, गलती से भी आप r ये नहीं लिखेंगे, डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, क्योंकि प्लैनेटरी मोशन में या अर्थ ग्रेविटेशन में आप एक्चुअल फोर्सेस पे बिलीव करते हो, फोर्सेस सेंटर टू सेंटर होते हैं, तो ये बनेगा 3.5r का रेस्ड पावर 3। तो r निकाल दीजिए आप, 3.5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई टी एस का स्क्वायर इज इक्वल, ये बनेगा 8। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स ये बनेगा 24 बाई टी एस इज इक्वल 2√2, क्योंकि अगर आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स तो 8 का रूट बनेगा 2√2, तो टी एस जो है आपका सैटेलाइट का टाइम पीरियड बनेगा 24 डिवाइड बाई 2√2। तो यहाँ देख लीजिए 2 12 इट इज 12 बाई 2√2, बट दिस ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट हियर 12 बाई 2√2, इसलिए रैशनलाइजेशन करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, और √2 होता है और वो 2 6 12 बनता है, तो टी एस शुड बी 6√2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6√2 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 6√2 आवर्स इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने ये इसमें भी आवर्स लिया था, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है 6√2। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप हाइट नहीं ले सकते क्वेश्चन में, आपको डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ही लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम द सन आर दिस एंड दिस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस आर प्रोवाइडेड इफ द वेलोसिटी व्हेन इट्स नियरेस्ट टू द सन इज 60 मीटर पर सेकंड, जब ये नियरेस्ट था तो 60 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट फॉरदेस्ट दिस पोजीशन। तो आपको पता होना चाहिए दैट इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट L, जब जो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है प्लैनेटरी मोशन के केस में, तो ये बनेगा m v1r1 शुड बी इक्वल टू m v2r2, क्योंकि मास कभी चेंज हो नहीं सकता। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है v1r1 ये कांस्टेंट है, तो v1r1 होना चाहिए बराबर v2r2। अब आप देख लीजिए आपका 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया है व्हेन इट इज नियरेस्ट पोजीशन यहाँ पे 1.6 है, तो 1.6 इंटू 10 रेज्ड पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल, जो फारदेस्ट पोजीशन है इसका दैट इज 8 इंटू 10 रेज्ड पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है v2 इट इज r2, तो r2 आपको निकालना है। तो अब आप इसमें कैंसिलेशन करिए, 10 रेज्ड पावर 12 कट जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका आपको R2 चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका इट इज 1.6 और 60 1.6 इंटू ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 1.6 इंटू ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू R2। सो 8 2 16 हो गया और R2 आपका जो है वो 12 ही आना चाहिए। यस एग्जैक्टली R2 इज 12 हियर, R2 वन ऑफ द ऑप्शंस इज हियर 12। तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि नियरेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंसेस पे जब डिस्टेंस डिफरेंट होती है तो स्पीड अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो वही लॉजिक यूज करके आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2 एयर बबल्स ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। तो आपके पास 2 एयर बबल्स है, उनका ये रेडियस दिया गया है, फॉर्मेड इन द सेम लिक्विड कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर बबल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक बिगर बबल बनाते हैं, ठीक है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस, तो एक ही लिक्विड से बने सरफेस टेंशन इज कॉमन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस टू बोथ द बबल्स विल बी। तो ये आपने पढ़ा होना चाहिए, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक स्मॉलर बबल जब स्मॉलर और बड़ा बबल कंबाइन होते हैं तो ये स्मॉलर है और जो बड़ा बबल है तो मैं वो डिफरेंट कलर से बनाता हूं, तो ये मान लो एक बड़ा बबल, तो इसमें एक कॉमन इंटरफेस बनता है। वो जो कॉमन इंटरफेस जो है वो कॉमन इंटरफेस आप याद रखेंगे वो हमेशा उसका कनकेव साइड उधर की तरफ लाई करता है जहां की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसका रेडियस जो है वो R1 है, इसका रेडियस R1 है स्मॉलर बबल, और इसका रेडियस जो है R2 है। तो जहां की तरफ रेडियस कम है वहां की तरफ प्रेशर ज्यादा है, जब रेडियस यहां की तरफ कम है और यहां की तरफ रेडियस ज्यादा है, तो जब रेडियस कम है वहां प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो फिर प्रेशर यहाँ की तरफ ज्यादा है, स्मॉलर बबल की साइड से प्रेशर ज्यादा है, तो ये कनकेव सरफेस को जन्म देता है यहाँ से, और कन्वेक्स उसका यहाँ की तरफ लाई करता है जहाँ प्रेशर कम है, तो इट शुड बी कनकेव टुवर्ड स्मॉलर बबल। और इसका जो रेडियस होता है R इक्विवेलेंट जो होता है इसका वो होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, बड़े में से छोटा। R1 R2 हो गया 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इट इज 4 माइनस 2, 2 इंटू 4 होता है 8, 2 इंटू 4 होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 मिलीमीटर होना चाहिए, एंड इट शुड बी कनकेव टुवर्ड्स द स्मॉलर बबल। तो 4 मिलीमीटर एंड कनकेव, तो
पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता। 4 मिलीमीटर विद कनकेव साइड टुवर्ड्स स्मॉलर बबल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया 4 विद कनकेव टुवर्ड्स बिगर, बिल्कुल जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। याद रखिए इट इज कनकेव टुवर्ड्स दैट बबल विच इज स्मॉलर बिकॉज प्रेशर जो उधर की तरफ मोर होता है, इसलिए कनकेव साइड उधर ही की तरफ चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो एक सैटेलाइट को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको कंसेप्ट अच्छा हो सिर्फ वो बच्चा ये कर सकता है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी हो। ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक सैटेलाइट को आपने एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस आर में लॉन्च किया अराउंड द अर्थ। ए सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.01 आर। तो बहुत कम डिस्टेंस का फर्क है। तो ये आर में है और ये 1.01 आर। आप खुद समझ सकते हो कि बहुत कम ही डिफरेंस है दो सैटेलाइट्स के रेडियस में। द पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन बाय अप्रॉक्सीमेटली। सेकंड का कितना टाइम पीरियड जो है वो जो है लॉन्गर होगा देन दैट ऑफ फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ये आईआईटी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। और मैंने पहले ही बोल दिया ये वही बच्चा कर सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है। देख लीजिए चूंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है, एक का रेडियस आर है, दूसरे का 1.0 आर है, तो इस क्वेश्चन में तरीका ये है कि वी नो दैट टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। केपलर थर्ड लॉ से टाइम पीरियड जो हम निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब जो है केपलर थर्ड लॉ, उस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट चूंकि डिस्टेंस में बहुत कम अंतर है, ये आर है, ये 1.0 आर है, बहुत कम है, तो उस बेसिस पे हम ये जो परसेंटेज कितना लॉन्गर होगा सेकंड का इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, हम एरर मेथड से भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर 3/2, तो मैं लिखूंगा डेल टी बाई टी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, आपने पढ़ा होगा एरर्स में, डेल आर बाई आर। सर आपने ये कैसे ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉलर वेरिएशंस के लिए एरर मेथड जो है बेस्ट मेथड रहता है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। और चूंकि परसेंटेज में निकालना तो यहां से मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए इट इज 3/2 डेल आर बाई आर। डेल आर जो है एक का है आर, दूसरे का 1.0 आर, तो ये हो गया 0.01 आर डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि डिफरेंस तो 0.1 आर ही है, तो 0.1 आर ही है, तो मैंने 1.101 आर में से आर माइनस करके डेल आर आ गया डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आर पहली फुर्सत में उड़ा दो आप, तो ये हो गया 10⁻², 10⁻², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻², 10⁻², तो ये बना 1.5% is the answer of this question. 1.5% is the answer of the question. Believe me, this is the most important question जो आप फाइनल एंट्रेंस के लिए भी तैयार करके जाएंगे। इसको हम एरर मेथड कहते हैं, टू कैलकुलेट दोज परसेंटेज चेंज विच आर वेरी स्मॉल। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालना है, लाइन ज्वाइनिंग देम व्हेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। इसका कंसेप्ट ये है, आपका एक मास m है, दूसरा मास 4m है, और इनके बीच में डिस्टेंस r दी गई है, तो हमें वहां पे पोटेंशियल निकालना है जहां पे फील्ड 0 है। तो मान लो वो पॉइंट जो है वो यहां की तरफ होगा, वो पॉइंट मान लो यहां की तरफ है, तो यहां पे जो है फील्ड जो है नेट फील्ड 0, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, x। तो इस मास से मान लो x, तो आपको पता होना चाहिए जिस मास से निकालना है तो उसका रूट m डिवाइडेड बाय उसी मास का रूट m प्लस दूसरे मास का रूट ऑफ 4m मल्टीप्लाइड बाय r। तो उस पॉइंट का जिस पे फील्ड 0 है तो उसकी डिस्टेंस निकालने का तरीका, जिस मास से डिस्टेंस निकाल रहे हो उसका रूट लो, फिर नेट मासेस का रूट लो और मल्टीप्लाइड बाय r। तो रूट m से डिवाइड करो तो x बनेगा रूट m, तो ये बनेगा r, ये रूट m हो गया 1 प्लस रूट m उड़ जाएगा तो ये जाएगा रूट ऑफ 4 हो गया 2, तो ये हो जाएगा r/3। तो अगर यहां से r/3 डिस्टेंस है तो यहां से कितनी डिस्टेंस है सर, यहां से डिस्टेंस होगी 2r/3, क्योंकि r माइनस r/3 इज 2r/3। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल होता है माइनस gm/r, माइनस इस पॉइंट इस मास का पोटेंशियल हो गया माइनस gm/r, और r यहां से जो डिस्टेंस है वो r/3 है, r/3 है, देन माइनस अब इस मास से जो पोटेंशियल होगा दैट इज माइनस gm है बराबर 4m डिवाइडेड बाय r। तो यहां से भी अब हमें दूरी पता है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे आप देख लीजिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऊपर आपका 12, तो ये हो जाएगा माइनस 3gm by r, minus 3gm by r, minus it is 12gm divided by 2r। तो 2 6 12 और ये minus 6gm by r minus 3gm by r, ये हो जाएगा minus 9gm by r is the right answer for this question। minus 9gm by r should be the right answer, minus 9gm by r। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट खेल ये है कि आपको उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था जहां पे फील्ड 0 था। तो ये फील्ड 0 देने का मतलब क्या था, वो आपको डिस्टेंसेस देना चाहता था, और डिस्टेंसेस निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा, जिस पॉइंट पे फील्ड 0 उस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और दूसरे पॉइंट से अकॉर्डिंगली, एक से अगर पता चला दैट इज r/3 और दूसरे से r माइनस r/3, तो जब डिस्टेंसेस पता चली, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और फॉर्मूला होती है माइनस gm by r, तो हमने निकाल दिया माइनस 9 gm by r इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज
The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is the same as at a depth below the surface of earth. तो height पे तो gh हमें g depth के साथ कंपेयर करना है. तो g height जो होता है बराबर that is g1 minus 2h by r, ये आप जानते हैं, इज इक्वल, चूंकि छोटा सा हाइट है 2 किलोमीटर, तो हम ये स्मॉल फार्मूला जो है छोटी हाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं. और ये तो ओरिजिनल फार्मूला जी डेप्थ होता है g1 माइनस डी बाई आर. अब आप इसमें देख लीजिए जी जो है वो कॉमन है, 1 जो है वो कॉमन है, माइनस माइनस जो है कॉमन हो गया, 2h बाई आर भी उड़ गया, 2h इज इक्वल आर, 2h इज इक्वल डी, 2h इज इक्वल डी. तो डी हो गया बराबर 2h. हाइट दिया आपका, हाइट जो है वो दिया है आपका 1 किलोमीटर, तो डी होना चाहिए 2 इंटू 1, इट इज 2 किलोमीटर. डेप्थ पे उतना ही एक्सेलरेशन होगा जो 1 मीटर हाइट पे होगा. तो 1 किलोमीटर हाइट पे जो होगा उतना ही 2 किलोमीटर डेप्थ पे होगा. तो सीधे कंपैरिजन बेस्ड सेम होने की वजह से हाइट और डेप्थ मैंने इक्वेट कर दिया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी. तो आपका जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है आप सब जानते हैं, इट इज रूट ऑफ 2gm बाय r. तो m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, बट ये मास और रेडियस और डेंसिटी में बात कर रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इट इज 2g और मास हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में लिखेंगे. वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2gm बाय r. r और r कैंसल आउट होगा. देख लीजिए आप, 2g डेंसिटी सब जो है वो बराबर है 4/3, तो आपका ve जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट हो जाएगा. क्योंकि इस क्वेश्चन में द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स, रेडियस 4 गुना है ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी. मास डेंसिटी सेम की वजह से ये सारा कांस्टेंट 2g डेंसिटी 4/3 पाई, ve इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. अब अगर रेडियस 4 टाइम्स है तो एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स होना चाहिए. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 टाइम्स v, क्योंकि अगर सरफेस ऑफ अर्थ से एस्केप वेलोसिटी v है और रेडियस 4 टाइम्स है और एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, तो एस्केप वेलोसिटी आपका 4 टाइम्स होना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी बेसिस पे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v एंड v जो है आपका v गिवन जो है दैट्स k टाइम्स ve, और k जो है वो लेस देन 1 है. ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको कराया. चूंकि ये लेस देन 1 है तो ये हाइट पकड़ लेगा. डेफिनेटली जो आपका सैटेलाइट है वो हाइट पकड़ लेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ही कम है तो वो हाइट पकड़ लेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड v इज द एस्केप वेलोसिटी. मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया. फॉर्मूला होता है n स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 माइनस n स्क्वायर. अब यहाँ n की जगह उसने फैक्टर k यूज किया, तो आपका आंसर होना चाहिए k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 माइनस k स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर. तो n की जगह उसने k यूज किया और आपका क्वेश्चन है r k स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस k स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया और ये फॉर्मूला जो है ये पूछा गया है, दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन दिस पेपर. उसके बाद जो है वर्क ऑफ दिस मच जूल इज रिक्वायर्ड टू बी डन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप फिल्म है यहाँ पे. तो जब भी फिल्म आ जाए ना तो 2 सरफेसेस आप कंसिडर करिए, फ्रॉम दिस to this centimeter the surface tension of the film. तो आपको पता होना चाहिए जब आप बबल के साइज को ग्रो करते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया. आप ये फॉर्मूला तो जानते होंगे. तो वर्क डन हो गया सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन T है, और सरफेस एरिया हो गया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, क्योंकि आपने एरिया चेंज कर दिया. बट यहाँ पे आप 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे. सर 2 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सो फिल्म है तो 2 सरफेसेस की वजह से ऐसा करना पड़ेगा. आपने वर्क जो किया है वो दिया गया है, दैट इज 6 इंटू 10 रेज पावर 6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 इज इक्वल टू T निकालना है आपको. फाइनल एरिया हो गया बराबर, आपका फाइनल एरिया हो गया 110 सेंटीमीटर में ब्लास्ट में बाहर निकालूंगा, माइनस इनिशियल एरिया हो गया 6 इंटू 10 दैट इज 60 सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो ये 10 रेज पावर माइनस 4 बन जाएगा. तो 10 रेज पावर माइनस 4 10 रेज पावर माइनस 4 जो है आप जानते हैं मैथमेटिक्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद जो है ये हो गया 6 इज इक्वल 2 इंटू T, ये हो गया 50, ये हो गया 100 नीचे जाएगा तो ये बनेगा T इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 न्यूटन बाय मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये आना चाहिए आपका सरफेस टेंशन, दैट इज 6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2. 6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. तो इन क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को उसको सरफेसेस में कंफ्यूजन होता है. जब भी फिल्म होता है तो सरफेसेस 2, दैट इज व्हाई ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
A satellite is orbiting around the Earth. By what percentage should we increase its velocity so as to enable to escape from there? तो ये आप सबको पता ही होता है ये क्वेश्चन, that escape velocity और orbital में relation है, that escape velocity is √2 times orbital. तो अगर मैं escape velocity by orbital velocity यहाँ लिखूं तो ये हो गया √2. अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, इंक्रीज निकालना है, कितना बढ़ाना है, तो escape velocity माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल √2 होता है 1.414 माइनस 1 होता है 0.414. अगर परसेंटेज के लिए आप जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होना चाहिए 41.4%. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर आप 41.4% से बढ़ाओगे तो आपका सैटेलाइट जो है वो एस्केप कर जाएगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी घूम रहा है, कितनी एडिशनल वेलोसिटी दोगे, एस्केप करेगा, कितना परसेंटेज आप दोगे, तो इट इज 41.4% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8000 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. 8000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स कंबाइन हुए एक बड़ा ड्रॉप बनाया. देन द रेशियो ऑफ द फाइनल सरफेस एनर्जी टू द इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ ऑल ड्रॉप्स. तो फाइनल सरफेस एनर्जी निकालना है आपको, फाइनल सरफेस एनर्जी आपको निकालना है, तो मैं लिखूंगा that energy final divided by energy initial. तो final energy में surface tension into area, surface tension into final area divided by surface tension into initial area. तो surface tension चूंकि एक ही liquid है तो वो cancel out होगा, तो यहाँ पे final area by initial area पे काम reduce हो गया. अब आप final area चूंकि ratio निकालना है final energy to the initial energy, अब final area हो गया बड़े drop का. बड़े drop का area होता है बराबर 4 pi r square, और छोटे छोटे drops का जो area हो गया वो आपका जो है एक छोटे ड्रॉप का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर. अगर उसका रेडियस में लेता हूं r मल्टीप्लाइड बाय n. n क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इनिशियली आपके पास 8000 ड्रॉपलेट्स है और फाइनली एक बड़ा ड्रॉप बना, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर जिसका रेडियस r हमने लिया है. 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, बट r बाय आर स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो हम अब इसको कैंसल आउट कैसे करें. देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए जब छोटे छोटे n ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो उस बड़े ड्रॉप का रेडियस होता है बराबर n रेज़ पावर 1/3 r. ये इस वक्त मैं नहीं पढ़ा सकता बिकॉज आई हैव टू ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. तो ये फॉर्मूला होता है, तो मुझे अगर r स्क्वायर चाहिए तो ये बनेगा n रेज़ पावर 2/3 r स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं अब लिख सकता हूँ r स्क्वायर के बदले n रेज़ पावर 2/3 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो n तो एक ही हमने लिया था, n ऊपर भी वही है, तो n रेज़ पावर 2/3 ऊपर और n ऊपर चला जाएगा 1 -1. तो ये हो गया n रेज़्ड पावर -1/3 और ये नीचे आएगा 1/n रेज़्ड पावर 1/3. अब हम नंबर ड्रॉप करेंगे, 8000 पार्टिकल्स 8000 ड्रॉप्स कंबाइन हुए रेज़्ड पावर 1/3 और आई बिलीव दैट इज 20. सो आंसर शुड बी 1/20. यस, फाइनल एनर्जी टू द इनिशियल एनर्जी का आंसर होना चाहिए 1:20 इज द राइट आंसर. तो मैंने आपको ये बोल दिया कि हम निकालते हैं दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, फ्लूइड्स हो, ये सब जगह हम यूज करते हैं फॉर्मूला. तो ये प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें हमने आर कैपिटल आर को उड़ा दिया और फिर आपका 8000 का क्यूब रूट जो है आपका 20 आता है, तो 1/20 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हेन अ क्लीन हेल्दी lengthy capillary tube is dipped vertically in a beaker containing water, the water rises to a height of 8 cm. what will happen if another capillary tube of 4, देखिए 8 सेंटीमीटर वाले कैपिलरी ट्यूब को आपने डिप किया और वाटर उसमें राइज कर गया, ठीक है, वाटर उसमें राइज कर गया 8 सेंटीमीटर. व्हाट विल हैपन इफ अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो इसको इनसफिशिएंट हाइट का कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, बट रेडियस सेम दिया है, रेडियस इसमें सेम दिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है. इज डिप्ड वर्टिकली इन द सेम वाटर कंटेनिंग वाटर. एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ प्योर वाटर दिया गया है 0. देख लीजिए, इसमें बच्चा ये बोलता है कि जब कैपिलरी ट्यूब को वाटर में ड्रॉप किया 8 सेंटीमीटर वाले को 8 सेंटीमीटर तक को राइज कर गया उस कैपिलरी ट्यूब में वाटर. 4 सेंटीमीटर वाला बच्चा बोलता है कि इनसफिशिएंट हाइट है तो वो लिक्विड विल कम आउट एज अ फाउंटेन, बट दिस इज नॉट अ केस बिकॉज इट्स अ वायलेशन टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लिक्विड एज अ फाउंटेन बाहर नहीं आएगा, बट आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो, h होता है बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर. देखिए, रेडियस ट्यूब का सेम है, जी भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, आपका सरफेस टेंशन भी सेम है और 2 भी सेम है, तो ये बना h बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू h बाई कॉस थीटा इज इक्वल कांस्टेंट. इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो हम लिखते हैं h1 बाई कॉस थीटा 1, तो आपने पढ़ा होगा अपने क्लासरूम्स में h2 बाई कॉस थीटा 2. तो ये होता है कि जब हाइट चेंज होती है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अकॉर्डिंगली चेंज होता है, बट वाटर विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन. तो इस ऑप्शन के बारे में कभी सोचना ही नहीं कि वाटर विल फ्लो एज अ फाउंटेन. तो पहला हाइट है 8 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इनिशियली 0 डिग्री दिया है, प्योर
वाटर का, और उसके बाद हाइट है 4, अब फाइनल एंगल ऑफ कंटैक्ट जो है वो बदल जाएगा। तो ये हो गया 4 2 8 cos 0 1 cos थीटा 2 हो गया बराबर आपका 1/2। तो ये सिर्फ होता है cos ऑफ 60 डिग्री पे, cos का कट जाएगा आपका थीटा 2, नया एंगल ऑफ कंटैक्ट जो है वो डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। तो वाटर विल राइज टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर ओनली एंड द एंगल ऑफ कंटैक्ट विल बी 0। गलत है, वाटर विल राइज टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर ओनली एंड द एंगल ऑफ कंटैक्ट विल बी 60 इज द राइट ऑप्शन। तो इन क्वेश्चंस में जब इंसुफिशिएंट ट्यूब की बात आप करें, इनमें जब हाइट बदलता है तो अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ कंटैक्ट बदलता है, या दूसरा पैटर्न इसमें आता है कि हाइट बदल गया तो आपका जो रेडियस ऑफ द जो उसका जो कर्वेचर जो है मिनस्कस का वो बदल जाता है, बट द लिक्विड विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन बिकॉज इफ दैट विल हैपन दैट्स अ वायलेशन टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद टू कैपिलरी ट्यूब्स आर डिपेंड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटीज इन द रेशो। तो रेशो डेंसिटीज का दिया है, वो दिया है आपको 5/2। उसके बाद आपको दिया है एंड द हाइट्स ऑफ द लिक्विड्स इन द टू ट्यूब्स, उन दो ट्यूब्स में जो हाइट ऑफ लिक्विड्स है तो मैं लिखूंगा H1/H2 भी हम निकाल सकते हैं, इट इज 2/3 दिया है। एंड इफ द सरफेस टेंशंस आर दिस एंड दिस, तो सरफेस टेंशंस का भी रेशो में लिख के रखता हूँ, T1:T2 दिया है आपका 75:79 एंड एज्यूम दैट द एंगल्स ऑफ कंटैक्ट आर सेम। तो एंगल ऑफ कंटैक्ट जो है वो सेम है, तो हमसे पूछा गया देन द रेशो ऑफ द रेडियस, तो हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला फिर से H इज इक्वल टू T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। अब देख लीजिए cos थीटा सेम है, cos थीटा सेम है, टू तो सेम ही होता है, जी भी तो सेम ही होता है, तो R जो है ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये बना T डिवाइडेड बाय H रो। तो अब आप इसमें प्रोपोर्शनलिटी ड्रॉप करिए, R1:R2 जो है हमें रेशियो निकालना है, R1:R2। उसके लिए जो है पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया 75:70 ही लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लूंगा 3/2, मैंने इसका इनवर्स लिया, मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप डेंसिटी देखोगे क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो मैं इसका भी इनवर्स लूंगा 2/5। अब यहाँ मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन कीजिए आप, देखिए 2 पहली फुर्सत में उड़ा दीजिए, 5 15 जा होता है 75, और उसके बाद जो है 5 1 जा 5, हाँ 5 जा हो जाएगा आपका 5 15 जा, यस इट इज 2/3। यहाँ पे आपने लिया 3/2, 2 कट गया और ये हो गया 45। अब आप देख लीजिए 3 तो इट शुड बी क्या हुआ, क्या R1:R2, T1 इट इज 75/70, यस ठीक है। उसके बाद आपका जो है हाइट का रेशियो निकालना है, हाइट का रेशियो दिया है 2 and 3, 2:3, तो मैंने लिया 3:2, बिल्कुल ठीक है। डेंसिटीज का रेशियो दिया है 5:2, तो मैंने 2 ये और ये निकल गया, इट इज 5 1 जा 5 2 5 5 जा 15। उसके बाद आप देख लीजिए 5 3 जा 15, 5 14 जा 70, क्योंकि 5 1 जा 5 यहाँ 2 5 4 जा यस, 3 3 जा 9, इट इज 9:14 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9:14 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपका प्रोपोर्शनलिटी क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनवर्स क्या है, इसलिए मैं रुक गया था, मैंने क्रॉस चेक किया कि मैंने कहीं गलत मत किया, क्योंकि जहाँ इनवर्स है वहाँ आपको डाटा को भी इनवर्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए वन स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r density d released in liquid of density d/2 attains a terminal velocity v, another ball of radius 2r and density 1.5 d released in liquid will attain a terminal velocity। तो आपको terminal velocity का फॉर्मूला जबानी याद होना चाहिए, इट इज 2/9 r square rho minus sigma g divided by neta। ये आपने याद होना चाहिए, एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू शुड नो टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप मुझे बोलिए, आपका जो है पहला स्फेरिकल बॉल का जो टर्मिनल वेलोसिटी वो v दिया गया है, हाँ उसका रेडियस जो है तो ये मैं लिखूंगा 2/9, उसका रेडियस दिया r तो r स्क्वायर। अब डेंसिटी ऑफ द स्फीयर जो है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी d इज रिलीज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d/2, तो स्फीयर का डेंसिटी d है, लिक्विड का डेंसिटी d/2 है, g तो कॉमन है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है। तो अब आप देख लीजिए हमें निकालना है दूसरे केस में, पहले इसको सॉल्व करके रखते हैं, तो ये बनता है 2/9 r स्क्वायर, ये हो गया d/2, ये हो गया आपका d/2 g डिवाइडेड बाय नीटा, तो ये हो गया फॉर्मूला फर्स्ट। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि अब हमने अनदर बॉल ऑफ रेडियस 2r एंड डेंसिटी 1.5 d, तो उसका मैं टर्मिनल वेलोसिटी मानता हूं v डैश, तो वो बनेगा 2/9 और उसका रेडियस जो है वो 2r है, 2r का हो गया स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर। तो डेंसिटी ऑफ द बॉल दिया 1.5 d, इट इज 1.5 d माइनस d/2, लिक्विड की डेंसिटी तो सेम है, उसी लिक्विड में आपने ड्रॉप किया है, g भी सेम है और नीटा भी सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, तो ये हुआ 3 - 1 इट इज 2, 3 क्योंकि 1.5 × 2 इज 3, 3 - 1 इज 2, 2 कैंसिल होके d बन जाएगा, तो v डैश हो जाएगा बराबर 2/9 4r स्क्वायर और ये बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे dg/dt
नीटा। अब हम इनका रेशो लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। इट इज v बाई वी डैश इज इक्वल v बाई वी डैश। देख लीजिए 2/9 मैं कैंसिलेशन यहीं पे करता हूँ सो दैट आपका थोड़ा आसान हो जाए। 2/9 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीटा नीटा निकल जाएगा, जी जी निकल जाएगा, आपका जो है डी डी भी यहाँ से निकल गया, आर स्क्वायर भी यहाँ से निकल गया। तो ऊपर जो है कुछ बचा नहीं है, नीचे जो है आपका ये हो गया 4, ये हो गया आपका 4, यस 4 4 4 और यहाँ पे देख लीजिए 2, तो 1/2, तो इट इज 1/2 इंटू 4, ये हो गया बराबर इज इक्वल टू 1/8, तो 1/8, तो v डैश होना चाहिए 8, वी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे जो है 4 बचा, तो ये हो गया 4 2 8, दैट इज वाई मैंने क्रॉस कर दिया, 8 वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 27 रेन ड्रॉप्स ऑफ सेम डायमीटर फॉल थ्रू एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी v इफ दे कोलिस। देख लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, यू नो दैट, क्योंकि मैंने भी फार्मूला भी पढ़ाया। तो पहले 27 ड्रॉप्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, उनका डायमीटर d है, तो अगर डायमीटर d है तो रेडियस r होगा, उनका टर्मिनल वेलोसिटी v है। इफ दे कोलिस फॉर्मिंग ए बिगर ड्रॉप, अब वो कोलिस होकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट ड्रॉप इज, तो नया टर्मिनल वेलोसिटी टू द ओरिजिनल टर्मिनल वेलोसिटी का जो मैं रेशो निकालूंगा तो उसका जो है ऊपर आ जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस में r मानता हूं, और नीचे वाले का r स्क्वायर ही रहेगा। बट हम अभी मैंने आपको पढ़ाया बड़े ड्रॉप का रेडियस होता है n रेज़ पावर 1/3 इंटू स्मॉलर r, तो उसके बाद इसका स्क्वायर अगर मैं निकालो r स्क्वायर तो ये बनेगा n रेज़ पावर 2/3 r स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बनेगा n रेज़्ड पावर इट इज 2/3 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा। अब आप देख लीजिए ये बना v डैश बाई v इज इक्वल n हो गया 27 रेज़्ड पावर 2/3, तो 2/3, तो ये हो गया v डैश बाई v जो है आपका, ये हो गया 3 क्यूब रेज़्ड पावर 2/3, 3 क्यूब, 3 3 9 3 27, ये कट जाएगा तो ये 9 बनेगा, तो v डैश बाई v बना 9, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 9v इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 9v इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, बड़े ड्रॉप का रेडियस r स्क्वायर, छोटे ड्रॉप का रेडियस जो है स्मॉल r स्क्वायर, बट बड़े ड्रॉप का रेडियस कोलिस के बाद जो होता है वो होता है इसके बराबर, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स पढ़ चुके होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको ड्रा करके जो है v डैश जो होगा बड़े ड्रॉप का जो है वो 9 टाइम्स v होना चाहिए ऑफ दैट ऑफ सिंगल ओरिजिनल ड्रॉप। उसके बाद द स्प्रिंग बैलेंस A reads 2 kg with a block of mass m suspended from it. A balance B reads 5 kg when a beaker with liquid is put on the pan of the balance. The two balances are now arranged that the hanging mass is inside the liquid in a beaker as shown the figure. तो ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये है कि इंडिविजुअली जब आपने ये ब्लॉक जो है ये बीकर को निकाल दीजिए, इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ इस मास को कनेक्ट किया तो इसने 2 kg जो है रीड कर दिया, 2 kg रीड कर दिया। फिर अलग से इस बीकर में कुछ लिक्विड है वो आपने इस पैन पे रख दिया, इसमें ये जो है मेजरिंग डिवाइस है, तो उसने 5 kg मेजर कर दिया। अब आपने इस मास को इस लिक्विड में डाला, अब आप बोलिए इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा और इस जो है इस स्केल का रीडिंग क्या होगा। तो इतना क्लियर है, जब ये लिक्विड में आएगा तो लिक्विड में आने की वजह से इस पे एज पर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल अप थ्रस्ट एक्ट करेगा U। जैसे अप थ्रस्ट एक्ट करेगा तो इस स्प्रिंग बैलेंस का जो वेट है वो कम दिखेगा, तो लेस देन 2 होना चाहिए इस केस में। बट अगर ये इस पे थ्रस्ट बना रहा है तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो लिक्विड पे U बनेगा नीचे की तरफ। तो इनिशियली ये 5 kg मेजर कर रहा था, अब 5 से थोड़ा ज्यादा ही मेजर करेगा, और कितना मेजर करेगा, थ्रस्ट जो उस पे लगा। तो इसमें होना चाहिए द बैलेंस A विल रीड लेस देन 2 kg एंड बैलेंस B विल रीड मोर देन 5 kg। रीजन ये है A पे ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगा तो उसका स्प्रिंग बैलेंस का वेट कम हो जाएगा, और वही एक्शन जो है वो उसका रिएक्शन वाटर पे ट्रांसफर होगा, लिक्विड पे ट्रांसफर होगा, वो पैन पे ट्रांसफर होगा, तो उसका रीडिंग जो है 5 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। 2 वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर कॉपर आर जॉइंटेड एंड टू एंड। तो ये आपका जो है क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये स्टील रॉड है तो ये स्टील का है और आपने इसको कॉपर के रॉड से जो है जोड़ दिया है एंड टू एंड, तो ये मैं कॉपर मानता हूं। तो इसमें क्या दिया गया है, बट 2 वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी एरिया A है, बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर कॉपर आर जॉइंटेड एंड टू एंड व्हेन द कॉम्बिनेशन इज केप्ट अंडर सेम टेंशन। तो फोर्स जो है वो सेम है, टेंशन सेम है दोनों में,
the elongation in the two wires are found to be equal. तो अगर इसमें कुछ del L elongation आया तो डेफिनेटली इसमें भी वही elongation आया. ये क्वेश्चन बोल रहा है if y steel is this and y, तो youngest modulus दोनों का दिया है. the ratio of lengths of the two wires, हमें ratio of lengths दो वायर्स का कैलकुलेट करना है. तो तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें टेंशन सेम होता है. you know that y is equal to FL by A del L, ये आप जानते हैं youngest modulus का फॉर्मूला होता है. तो F किसके बराबर हुआ? F हो गया बराबर YA del L डिवाइडेड बाय L. तो ये जो है ये हम मानते हैं K, क्योंकि ये सारा कंस्टेंट है. Y भी कंस्टेंट, A भी कंस्टेंट, L इनिशियल पैरामीटर्स. तो F इज इक्वल टू KX. मैं आपको रिकमेंड करता हूं जब फोर्स सेम है तो KX सेम होना चाहिए. तो KX जो है K1X1 जो है वो K2X2 के बराबर होना चाहिए. ये अप्रोच इन क्वेश्चंस के लिए सबसे इफेक्टिव अप्रोच रहता है करने के लिए. अब K1 जो है वो आपको दिख रहा है. K1 जो है वो ये व्हाइट से मैं जो दिखा रहा हूं जो कंस्टेंट पोर्शन है. तो आप इसमें देख लीजिए, अगर पहला आपका जो है स्टील है तो मैं लिखूंगा Y स्टील, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो मैं A लिखूंगा. L स्टील लिखूंगा मैं यहाँ पे L स्टील, और फिर X1 इज द एलोंगेशन इन द फर्स्ट स्टील में del L है, इज इक्वल आप K2 के बदले आप Y2, Y मींस Y कॉपर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है. ये हो गया L ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय del L सेम है. तो अब आप कैंसिलेशन करिए और आप देख लीजिए एलोंगेशन सेम है, एरिया सेम है. तो आपका L स्टील बाय L कॉपर आना चाहिए क्योंकि पहला स्टील है. L स्टील बाय एक्चुअली इट इज L स्टील बाय L कॉपर. L स्टील बाय L कॉपर इज इक्वल, देख लीजिए L स्टील ऊपर गया, L कॉपर है ही, तो ऊपर आ गया Y स्टील बाय Y कॉपर. Y स्टील दिया गया है, Y स्टील इज प्रोवाइडेड, इट्स 2 into 10 raised to power 11 डिवाइडेड बाय Y कॉपर इज प्रोवाइडेड, इट इज 1.1 into 10 raised to power 11. 10 raised to power 11, 10 raised to power 11 कैंसिल आउट हो जाएगा. L स्टील बाय L कॉपर इज इक्वल 20 by 11 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 20 by 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसमें मैंने जो तरीका दिया कि जब फोर्स सेम हो तो K1X1 इज इक्वल K2X से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a mass is whirled in a vertical plane by tying it at the end of a flexible wire of length and area of cross section A such that it just completes the vertical circle. When its mass is at the lowest position, when the mass is at the lowest position, the strain produced in the wire is. तो इसमें हमने थोड़ा सर्कुलर मोशन भी ऐड कर दिया. तो आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसको आपने एक मास के साथ कनेक्ट कर दिया है. स्ट्रिंग का लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. तो ये इसका सेंटर मान लीजिए और ये जस्ट कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ. अगर ये जस्ट कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ तो ये सर्कुलर पाथ बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमने ऐड कर दिया. तो जस्ट कंप्लीट्स का मतलब यहाँ पे स्पीड होना चाहिए √5GL. L हो गया रेडियस, और यहाँ पे उस वक्त जो मिनिमम पोजीशन पे जब लवेस्ट पोजीशन पे होता है मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ये जस्ट कंप्लीट करे सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन में पड़ा होगा. और उस वक्त जो टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करता है वो होता है 6 mg. ये आपने सर्कुलर मोशन में पड़ा होगा. तो टेंशन हो गया 6 mg. तो यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन, तो अभी मैंने आपको बोला फोर्स होता है बराबर KX और वही आपका टेंशन है और K है बराबर YA by L मल्टीप्लाइड बाय del L. तो टेंशन आपका जो है, टेंशन जो है वो KX के बराबर है क्योंकि F इज इक्वल KX, टेंशन इज इक्वल KX, K हो गया YA by L इज इक्वल del L. तो टेंशन दिया गया आपका 6 mg इज इक्वल टू इट इज YA और del L by L. अगर आप जानते हैं del L by L हो गया स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड एट द लोवेस्ट पोजीशन. तो वही तो हमें निकालना है, दैट इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड एट द लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन. तो स्ट्रेन आपका जो है इस पोजीशन पे आएगा 6 mg डिवाइडेड बाय YA. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन का आइडिया आपका होना चाहिए. 6 mg डिवाइडेड बाय YA. तो सर्कुलर मोशन में लेवेस्ट पोजीशन पे जस्ट ये क्लियर करने के लिए स्पीड होनी चाहिए √5GL और टेंशन होता है 6 mg. तो फोर्स जो है बराबर KX, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको. तो फोर्स के बदले टेंशन इज इक्वल K हम सब जानते हैं कांस्टेंट होता है, इट्स यंगेस्ट मॉड्यूलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ओरिजिनल लेंथ इनटू del L. del L by L वो स्ट्रेन पूछ रहा था, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड एट द लोवेस्ट पोजीशन इज. तो ये आपका जो है अप्रोच होना चाहिए एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है that is the greatest length of the wire made up of material of breaking stress this. तो breaking stress आपको provided है और हम सब जानते हैं breaking stress होता है force by area. stress कोई भी हो वो force by area होता है और वो breaking stress आपको दिया है इतना and density of the wire is this that can be suspended from a rigid support without breaking. तो मतलब एक rigid support से आप एक कितनी long wire जो है आप इसको attach कर सकते हो, कितनी long wire कर सकते हो कि वो जो है वो break ना हो जाए, कितनी length, क्योंकि जैसे जैसे length बढ़ती जाएगी तो इसका weight बढ़ता जाएगा और जब weight बढ़ता जाएगा
तो ये कट हो जाएगा। तो कितनी मैक्सिमम लेंथ आप जो है इस ब्रेकिंग स्ट्रेस का जो है आप रख सकते हो, या इस डेंसिटी का जो रख सकते हो और वो ब्रेक ना हो जाए, तो हाउ मैक्सिमम लेंथ हमें प्रिडिक्ट करनी है। तो आप जानते हैं कि वेट की वजह से इस पे फोर्स बनेगा, और फोर्स तो है फिर mg, तो वेट फोर्स के बदले आप जो है वो रिप्लेस करोगे डिवाइडेड बाय एरिया। अब आपका जो है, अब आप लेंथ निकालना चाहते हो तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हो गया, ये A इंटू एल हो गया वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया बराबर मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी G और L हमें निकालना है, तो ये हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू G। अब आप ब्रेकिंग स्ट्रेस देख लीजिए, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस है 8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको दिया गया है 8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3, 8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3, और G हम इसमें 10 ड्रॉप करेंगे, 8 चला जाएगा 10 रेज़्ड पावर 4, तो ऊपर बचा 10 रेज़्ड पावर 4 मीटर शुड बी द आंसर, बट आंसर चूंकि किलोमीटर्स में है तो आप लिख सकते हो इट इज 10 किलोमीटर इज द मैक्सिमम वायर। तो इस डेंसिटी और इस ब्रेकिंग स्ट्रेस के 10 किलोमीटर वायर रॉड जब आप लटकाओगे तो वो फिर जो है उसके बाद ब्रेक हो सकता है, 10 किलोमीटर तक वो जो है बचा रहेगा। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स एंड स्ट्रेचड बाय अटैचिंग अ वेट ऑफ दिस। तो फोर्स दिया गया है 200 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस पे स्ट्रिंग पे, तो द लोअर एंड द वेट स्ट्रेचेस बाय 1 मिलीमीटर, तो आपका डेल एक्स जो है, एक्स जो है वो 1 मिलीमीटर दिया गया है। हमें बोलना है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, हम जानते हैं इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, बट हमें फोर्स दिया गया है तो हम ये भी जानते हैं दैट फोर्स होता है के एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एफ इंटू एक्स, क्योंकि वी नो दैट एक के एक्स इसमें जो है एफ के बराबर है, तो के एक्स एक एफ के बराबर है। हमें यू निकालना है, इट इज 1/2, एफ दिया गया है 200 और एक्स दिया गया है 1 मिलीमीटर, दैट इज 10 रेज़ पावर -3। तो आप देख लीजिए 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो यू बनेगा 10 रेज़ पावर -1 और यू बनेगा 0.1 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.1 जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद a clock with a metal pendulum beating seconds keeps correct time at 0 डिग्री। तो एक पेंडुलम क्लॉक है जो करेक्ट टाइम आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देगा। इफ इट लूजेस 12.5 सेकंड्स अ डे, तो एक दिन में 12.5 सेकंड लॉस करेगा हायर टेंपरेचर पे, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। तो आप जानते हैं इसमें फॉर्मूला होती है del T इज इक्वल हाफ ऑफ अल्फा del T इंटू टी, del T इंटू टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। तो del T हो गया कितना लॉस करेगा, ये हो गया 12.5 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा हमें निकालना है, डेल थीटा टेंपरेचर डिफरेंस जो है आपका 25 माइनस 0 होता है 25 मल्टीप्लाइड बाय टी, टी होता है एक दिन के लिए, इसने बोला है द कोएफिशिएंट फॉर 1 डे है ना, ए डे, तो टी होता है ए डे मींस 48 आवर्स, दैट इज 24 आवर्स, इट इज 86400 सेकंड्स, 86400 सेकंड्स, क्योंकि आपका जो है ये टाइम पीरियड लॉस भी सेकंड्स में दिया गया है। अब आप देख लीजिए इट्स 12.5 इंटू 2 होता है 25, 2 चला जाएगा, तो अल्फा हो गया 1/86400 पर डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको ज़बानी याद होनी चाहिए जब आप जो है प्रिपेयर करते हैं, तो ये फॉर्मूलाज पे आप काम जो है जरूर करते हैं। इट इज 1/86400 पर डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट द हीट इज प्रोड्यूस्ड due to viscous force, the rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to, तो rate of heat produced means power and power is force into velocity। और आप जानते हैं viscosity में force होता है बराबर as per Stokes law 6 pi neta VR multiplied by V। तो power हो गया बराबर जो heat produced है 6 pi neta, it is V square multiplied by R। अब आप ये भी जानते हैं it is 6 pi neta, terminal velocity का square हो गया 2/9, it is R square rho minus sigma into G divided by neta का whole square multiplied by R। चूंकि पावर या हीट प्रोड्यूस का प्रोपोर्शनलिटी आर के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो ये हो गया आर इज पावर 4, क्योंकि ये स्क्वायर है इस पे, तो मल्टीप्लाइड बाय और एक आर, तो आर इज पावर 5। तो हीट प्रोड्यूस्ड या पावर जो है आपका दैट इज आर इज पावर 5 पे प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो ये पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ बाउल ऑफ सोप वाटर इज एट रेस्ट ऑन अ टेबल इन द डाइनिंग कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज दिस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एंगल मेड बाय द सरफेस बाय सरफेस विद हॉरिजॉन्टल इज। देख लीजिए, एक्चुअली आपके पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, तो ये सेटलर लिक्विड है और पहले रेस्ट पे है, फिर ट्रेन ने जब एक्सेलरेट किया तो आपको पता होना चाहिए, तो ये सरफेस ऑफ द लिक्विड ऐसी शेप लेगा और यहाँ पे कुछ एंगल डिजाइन होगा। आपने पढ़ा होना चाहिए एंगल होता है बराबर tan थीटा इज इक्वल टू ax by g, where ax is acceleration
along the x-axis। तो tan थीटा हमें निकालना है, ax दिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो g/4 है आगे की तरफ, दैट इज वाई सरफेस पीछे चला गया, मल्टीप्लाइड बाय g कट जाएगा, तो थीटा शुड बी इक्वल tan इनवर्स 1/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो tan इनवर्स 1/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, a body floats in water with 1/3 of its volume above the free surface of water, if it is placed in oil it floats with half of its volume above the surface of water, the specific gravity। तो specific gravity ऑफ ऑयल निकालना है, तो हमें रो नॉट डिवाइड बाय रो वाटर, रो ऑयल डिवाइड बाय रो वाटर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसका कंसेप्ट पढ़ा देता हूं कि अगर आपके पास एक लिक्विड है और आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा है सच दैट उस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा उसके अंदर है और कुछ इसका बाहर है, तो इस वाले पोर्शन को हम वी इन कहते हैं जो उसके अंदर है, और टोटल वॉल्यूम में इसका वी मानता हूं। मान लो इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो है और लिक्विड का डेंसिटी मैं मानता हूं सिग्मा है, ठीक है, तो सिग्मा है। तो पहले फॉर्मूला जनरेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो वी इन है उसकी वजह से डिस्प्लेस्ड लिक्विड है और उसकी वजह से थ्रस्ट ऊपर की तरफ है, तो थ्रस्ट होना चाहिए वी इन, इट इज सिग्मा जी, ठीक है, सिग्मा जी जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड एज पर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, और वेट होना चाहिए बराबर वी रो मल्टीप्लाइड बाय जी, जी कैंसल आउट होके जो रिलेशन बनी वी इन बाय वी की वो बनती है रो बाय सिग्मा। ये है फॉर्मूला इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये आपने फ्लूइड्स में पढ़ा होना चाहिए। चलिए, तो पहले वाटर में 1/3 जो है ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस, अगर 1/3 अबव है बट हमें इन चाहिए अंदर कितना है, तो अगर 1/3 अबव है मेरे बच्चों तो 2/3 ऑफ वॉल्यूम बाहर है और डिवाइडेड बाय अपना वॉल्यूम, तो 2/3 बाहर है डिवाइडेड बाय अपना वॉल्यूम, और चूंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो लेता हूं और मैं वाटर की डेंसिटी, क्योंकि पहले वाटर में तो इक्वेशन फर्स्ट बना। दूसरे केस में इसने ऑब्जेक्ट ऑयल में प्लेस किया, इट फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव, अगर हाफ अबव है तो हाफ इन है, तो मैं लिखूंगा v/2 और v अपना टोटल वॉल्यूम है। अब ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी तो सेम है बट ये ऑयल का डेंसिटी आ गया सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड बना, डिवाइडिंग द फर्स्ट बाय सेकंड, तो यहां पे आप पहली फुर्सत में v निकाल दीजिए, v निकाल दीजिए, ये हो गया 4/3, यहां पे 4/3 रो कैंसिल होगा, तो रो नॉट बाय रो w आ गया, और यही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो 4/3 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको समझ आया होगा। तो दिस टाइम मैं आपको जो है मैंने इसमें पूरा कंसेप्ट ही पढ़ा दिया, अदरवाइज मैं चाहता तो मैं सीधे फॉर्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकता था, बट आई बिलीव दैट जो हम अभी आपके साथ ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ इसलिए कि आपका अगर कोई कंसेप्ट अभी रह गया है तो वो भी इसमें क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वजह से अप थ्रस्ट है वही वेट को बैलेंस करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये देख लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जो है क्लास 11th में भी हम ये चीजें पढ़ाते हैं, तो एंट्रेंस में भी आपने ये पढ़ा होगा। ये है सम पीसेस ऑफ इंप्योरिटी डेंसिटी डी, तो ये जो इंप्योरिटी है इसकी डेंसिटी डी है, तो इंप्योरिटी बीच में जो है उसकी डेंसिटी डी है, डी नहीं है रो लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो इंप्योरिटी दिख रही है इसकी डेंसिटी रो है, इज एम्बेडेड इन आइस, तो ये आइस है, ठीक है, ये आइस है, ये जो आइस जो है आइस के अंदर एक मटेरियल है, इंप्योरिटी है जिसकी डेंसिटी रो है। द आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, तो ये आइस जो है फ्लोट कर रहा है वाटर, डेंसिटी रो डब्ल्यू, तो वाटर की डेंसिटी हम सब जानते हैं रो डब्ल्यू। व्हेन आइस मेल्ट्स लेवल ऑफ वाटर विल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो है ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखिए आप, अगर जो इंप्योरिटी है जब ये आइस मेल्ट हो जाएगा तो इंप्योरिटी पे सारा खेल डिपेंड करता है। अगर इंप्योरिटी डिप हो जाती है, सिंक हो जाती है, तो वाटर लेवल भी सिंक हो जाती है, ये इसका जो तरीका याद रखने का। तो अगर इंप्योरिटी सिंक हो जाती है तो आपका वाटर लेवल भी सिंक हो जाता है, और अगर इंप्योरिटी फ्लोट करती है तो वाटर लेवल भी मेंटेन रहती है। इंक्रीज करने का तो सवाल ही नहीं है, इसमें बच्चा कभी इंक्रीज करने का सोच भी नहीं सकता कि वो जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी, या तो डिप हो जाएगी या कांस्टेंट रहेगी। डिप हो जाएगी जब डेंसिटी ज्यादा होगी, जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर से डेंसिटी इंप्योरिटी की ज्यादा है तो वो डिप हो जाएगा, जब डिप हो जाएगा तो वाटर लेवल भी डिप हो जाएगा, और जब नंबर सेकंड इज जब डेंसिटी बराबर होगी तो फ्लोट करेगी तो वाटर लेवल भी मेंटेन्ड रहेगी। तो पहला ऑप्शन है फॉल इफ रो इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, बिल्कुल, क्योंकि अगर रो डब्ल्यू से ज्यादा है तो इंप्योरिटी डिप होगी, वाटर लेवल भी डिप होगी। दूसरा, रिमेन अनचेंज्ड इफ रो इज लेस देन रो डब्ल्यू, यस, अगर रो डब्ल्यू से जो है कम है तब वो फ्लोट करेगा और लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो भी चेंज नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। फॉल इफ रो इज लेस देन रो डब्ल्यू, फॉल हो ही नहीं सकता इस केस में, क्योंकि जब नीचे चला ही नहीं गया, सिंक ही नहीं गया, तो फॉल भी नहीं करेगा। राइज इफ रो इज ग्रेटर देन रो, राइज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट बोथ वन एंड सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे अपने फाइनल के लिए भी। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर
आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस टू हाइट h। तो एक कैपिलरी ट्यूब को जिसका रेडियस r है वाटर में आपने इमर्स कर दिया, वाटर चला गया h तक। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज 5g। तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर गया, उसका मास 5g है। तो मास पहले लिखते हैं, मास किसके बराबर होता है? मास होता है बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी में रो मानते हो और वॉल्यूम हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस है और मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये हो गया आपका मास। फिर क्या बोला गया? अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। अब दूसरा कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 2r है, इज इमर्स्ड इन वाटर। द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब। अब कितना राइज करेगा? तो पहले आप हाइट इसमें ड्रॉप करिए। तो मास हो गया बराबर रो इनटू पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गया बराबर 2t cos थीटा बाई रो जी आर, क्योंकि हम अभी आपको पढ़ा चुके हैं रो जी आर। तो यहाँ एक आर निकल जाएगा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, रो पाई सब 2t सब कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर रेडियस दुगना हो गया, जब रेडियस दुगना होगा तो मास भी दुगना होगा। तो पहले अगर मास 5g है, अब रेडियस दुगना हो गया, अब रेडियस ट्वाइस हो गया क्योंकि इनिशियली r है, मास आपका जो है 5g है, अब रेडियस ट्वाइस हो गया तो मास भी ट्वाइस होना चाहिए। तो 10g इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसेप्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ए स्फीयर कंट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%। तो कंट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम का परसेंटेज डेल v बाय v दिया है 0.01% और डिवाइड बाय 100 करिए तो ये बना 10⁻⁴ 100 डिवाइड करने पे। तो व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ लेक 1 किलोमीटर जो है डेप्थ पे आपने इसको ले लिया। If the density of the water is 1 gram per cc, तो density is 1 gram per cc, that is 10⁻³ kg per cubic meter SI unit में। the bulk modulus of water। तो आपको पता होना चाहिए bulk modulus होता है del P by del V by V। You should know this formula। और अब जो ये प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो h rho g की वजह से, क्योंकि आपने बॉटम पे लिया, it is del V by V। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए। h जो है 1 किलोमीटर है, तो 1 इंटू डेंसिटी हो गया 10⁻³ g का वैल्यू चूंकि 9.8 में है तो मैं 9.8 ही लूंगा, डिवाइड बाय del V by V हो गया 10⁻⁴ 10⁻⁴। अब आप देख लीजिए, तो पहले आपका 1 जो है आपका इट इज 1 किलोमीटर डीप, तो इट्स 10⁻³ मीटर्स। तो ओरिजिनल सिस्टम में लेते हैं 10⁻³, ये हो गया 10⁻6, 10⁻6 और ये हो गया 10⁻10। तो आंसर शुड बी 9.8 इंटू 10⁻10 is the right answer of this question। 9.8 into 10⁻10। तो मैंने किलोमीटर को भी मीटर में लाया, that is why 1 kilometer is 10⁻³ meters। 9.8 into 10⁻10 is the right answer for this question। Question number next is a small hole of area of cross section this much is present at the bottom of a fully filled open tank of height this। तो आपके पास एक टैंक है, यहाँ पे एक होल है जिसकी हाइट जो दी गई है वो है 2 मीटर की हाइट दी गई है, और यहाँ पे एक होल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर का स्क्वायर दिया गया है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए, rate is equal to A into V, where V is that velocity of efflux। और आपको पता होना चाहिए it is area into root of 2gh, where h is the height। तो रेट जो है एरिया का स्क्वायर हो गया बराबर 2 मिलीमीटर का स्क्वायर है एरिया, तो ये हुआ 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 2, g हो गया 10, h हो गया बराबर 2, तो ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 40, तो r हो गया बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रूट ऑफ 40। देखिए 7 7 होता है 49, तो नहीं हो सकता। 6 6 36, तो 6 से थोड़ा ऊपर आना चाहिए रूट, क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड 6 से ऊपर, तो मैं पहले 6 मानता हूँ, 6 2 12, तो 12 से थोड़ा ऊपर, 12 से थोड़ा ऊपर और फिर 10⁻⁻6। तो पहला ही ऑप्शन है 12 से थोड़ा ऊपर 12 दिस, तो बाकी सब 12 से नीचे ऑप्शन है, और 10⁻⁻6 की वजह से आप ये आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास एक बबल है, व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल्स इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉलम ऑफ वाटर h देन द डेप्थ ऑफ द लेक। तो देख लीजिए एक लेक है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए एक बबल है जिसका रेडियस r है। जब ये टॉप पे आ गया तो बोलता है कि इसका रेडियस दुगना हो गया, इसका रेडियस दुगना हो गया। तो हमें बोलिए इस लेक की हाइट जो है वो हमें कैलकुलेट करके दीजिए, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर कॉलम ऑफ हाइट h के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें याद रखेंगे आप, इसको हम मोल कंजर्वेशन से करते हैं। मोल कंजर्वेशन ऐसे हम यूज करते हैं दैट पीवी होता है बराबर एनआरटी, तो ऊपर जाने पे ना आर चेंज हुआ और टेंपरेचर हम बिलीव करते हैं कि कांस्टेंट रहा, तो नंबर ऑफ मोल जो है वो पीवी के प्रोडक्ट के बराबर है, और नंबर ऑफ मोल्स पीवी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ पे जितना गैस था इसमें, यहाँ डबल इसका रेडियस हुआ, तो गैस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे भी उतने ही थे, यहाँ पे भी गैस के उतने ही नंबर ऑफ मोल्स, तो P1 V1 जो है वो P2 V2 के बराबर है, क्योंकि इसमें जो तरीका है दैट इज n इज इक्वल कांस्टेंट, ये आपने क्लास में पढ़ा होना चाहिए, बट आई बिलीव दैट दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो P1 V1 इज इक्वल P2 V2, क्योंकि जब बबल का रेडियस दुगना हुआ बट नंबर ऑफ मोल जो इनिशियली थे वो फाइनली भी है, तो P1 V1 प्रोडक्ट P2 V2 के बराबर है, टेंपरेचर और R चेंज नहीं हुआ। तो इनिशियली जब ये बॉटम ऑफ द लेक पे था, तो मुझे बोलिए जो वहां प्रेशर था इस पे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था दैट इज P0 प्लस
प्लस प्लस एच रो जी, क्योंकि लिक्विड ऊपर जो है एच रो जी हाइट का लिक्विड है, और वॉल्यूम जो है वहां पे दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वहां रेडियस आर है। तो टॉप पे जब चला गया तो वहां पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और वॉल्यूम वहां पे है 4/3 पाई आर क्यूब के बदले 2r क्यूब आ जाएगा। तो पहली फुर्सत में 4/3 पाई आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए क्या बचा, देख लीजिए आप, ये जो है आपका, ये हो गया आपका इट इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है इसमें, तो ये हो गया 8r क्यूब। तो यहाँ पे थोड़ा इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये बना पी नॉट प्लस एच रो जी, और ये यहाँ पे आर क्यूब जो है इस आर क्यूब के साथ निकल जाएगा, तो ये बनेगा इज इक्वल 8p नॉट। अब ये पी नॉट उठा के उधर लीजिए, तो आपका जो एच है वो रिड्यूस हो जाएगा 7p नॉट, इट इज 7p नॉट। तो एच हो जाएगा आपका एच रो जी जो है वो 7p नॉट बराबर आ जाएगा बच्चों, इसलिए क्योंकि पी नॉट उधर लिया तो 8 में से एक निकल के 7p नॉट। अब आप देख लीजिए आपका पी नॉट दिया है बराबर, ये हो गया एच रो जी इज इक्वल, आपका पी नॉट दिया है एक लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, तो हो गया एच रो जी। तो यहां पे रो जी निकल गया, तो हाइट ऑफ दैट लिक्विड इज 7h इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप तैयार करके जाएंगे। आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम इसको मोल कंजर्वेशन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into a wire of length L when this wire is subjected to a constant force F। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था F is equal to kx, और F होता है बराबर F जो है, तो F यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुआ, F is equal to kx, और F हो गया बराबर YA/L into x। तो हमें बोला गया है दैट वॉल्यूम के लिए मैं बच्चे इसको वॉल्यूम में लाने के लिए हम इसको L से मल्टीप्लाई करते हैं और L से डिवाइड करते हैं, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। तो फोर्स हो गया बराबर, ये हो गया फोर्स हो गया बराबर Y A into L हो गया वॉल्यूम, x हो गया एलोंगेशन डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो x यहाँ पे एलोंगेशन है, ठीक है। तो कॉपर ऑफ वॉल्यूम V is drawn into a wire of length L when the wire is subjected to a constant force F, force constant, the extension produced in the wire is del L। तो एक्सटेंशन को उसको del L से रिप्रेजेंट किया, वो लास्ट में करेंगे। which of the following graphs a straight line। देख लीजिए इसमें इस फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे, देखिए y भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है, तो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। क्योंकि एक्सटेंशन उसने del L से दिखाया, तो del L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अगर आप del L वर्सेस L स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, दैट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेट लाइन। तो del L वर्सेस L स्क्वायर इज अ स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद लिक्विड ऑफ मास m and specific heat C is heated to a temperature T, another liquid of mass m/2 and specific heat 2C is heated to a temperature 2T, if these liquids are mixed the resulting temperature of the mixture is। तो कैलोरीमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है, दैट इज सिग्मा mst डिवाइडेड बाय सिग्मा ms। तो ये इक्विवेलेंट टेंपरेचर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, अदरवाइज हीट लॉस्ट बाय 1, हीट गेन्ड बाय 1, फिर करते रहिए और ये कभी सॉल्व नहीं होगा। तो तरीका ये है इक्विवेलेंट सिग्मा mst। तो पहले लिक्विड का मास देख लीजिए m है, स्पेसिफिक हीट c है और टेंपरेचर t है, प्लस उसके बाद दूसरा लिक्विड है उसका मास है m/2, उसका स्पेसिफिक हीट देख लीजिए 2C दिया गया है, उसका टेंपरेचर देख लीजिए 2T दिया गया है, मासेस फिर से m प्लस m/2 के हिसाब से ऐड हो जाएंगे। अब आप पहली फुर्सत में क्या करेंगे, T इक्विवेलेंट को आप सॉल्व करिए। देख लीजिए 2 जो है ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mct प्लस mct, हो गया 3mct डिवाइडेड बाय, ये हो गया बच्चों यहाँ पे, ये हो गया 2 1 2 प्लस 1 इट इज 3/2, तो ये हो गया 3/2 m, हाँ 3/2 m। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, mm कट जाएगा, इट इज 3/2, तो इट इज 3/2। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 1 2 प्लस 1 इट इज 3/2, mm जो है यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा, इट इज 3 क्या हुआ, इट इज mct प्लस 2mct दैट इज 3mct, यस 3mct डिवाइडेड बाय ms, सी भी तो है, मैं क्या कर रहा हूँ mc, तो ये हो गया mc और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि सिग्मा ms, तो ये mc हो गया और ये 2c हो गया, मैं यही गलती कर रहा था यहाँ पे, तो सॉरी फॉर दैट। अब आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए 2 निकल गया, तो ऊपर हो गया t इक्विवेलेंट हो गया बराबर 3mct डिवाइडेड बाय यहाँ पे देख लीजिए mc प्लस mc हो गया 2mc निकल जाएगा, 3/2t इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, 3/2 t इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ये यूट्यूब न्यूमेरिकल जो है आप देखोगे हर बुकलेट और हर मॉड्यूल में आपको मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है इसमें कि एक यूट्यूब है, बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर पार्शियली फिल्ड विद वाटर, पहले वाटर है सिर्फ इसमें विच इज इमिसिबल विद वाटर, ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर इज पोर्ड into one side until it stands at a distance of 10 meter above the water level on the other side. Meanwhile the water rises by 65 millimeter from the original diagram, the density, हमें डेंसिटी ऑफ
ऑफ द ऑयल निकालना है, बाकी सारा डायग्राम का खेल है। देख लीजिए ये ऑयल है आपका, ठीक है, ये ऑयल है, ये वाटर है। तो ऑयल ये है और वाटर ये है। आपको पता होना चाहिए दैट इन यूट्यूब आप एक ऐसा लेवल ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल लेवल, जिस पे प्रेशर सेम रहता है। तो इस लेवल पे तो प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि ये इंटरफेस है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखूं पीबी इज इक्वल पीसी, ठीक है। प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल जो है एट इंटरफेसिंग जो लेवल होती है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे प्रेशर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रेशर कितने, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस 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 क्या है, प्लस ऑयल का प्रेशर। ऑयल का प्रेशर हो गया हाइट कितना है, देखिए 65 प्लस 65 हो गया 130 प्लस 10 हो गया 140। तो ये हो गया हाइट, एच रो जी, एच रो हो गया रो ऑयल मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल, वहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कॉमन है, प्लस अब वाटर का हाइट जो है वो सिर्फ 130 रो वाटर मल्टीप्लाइड बाई जी। पहली फुर्सत में आप चीजों को निकाल दीजिए। तो ये होता है तरीका, प्रेशर एटमॉस्फेयर जी निकल जाएगा। हमें ऑयल का डेंसिटी निकालना है, तो ये बनेगा 130 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई आपका रो वाटर। 0 कट गया, तो रो नॉट इज इक्वल इट इज 13 बाई 14 मल्टीप्लाइड रो डब्ल्यू इट इज 10 रेज़ पावर 3। तो ये आता है 928, क्योंकि 13 बाई 14 जो है ऑलमोस्ट जो 10 रेज़ पावर 3 के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे तो रो नॉट आपका 928 kg पर क्यूबिक मीटर जो है इसका आंसर होना चाहिए। यू कैन चेक इट एट योर प्लेसेस, बट दिस इज द अप्रोच कि एक यूट्यूब में एक ऐसी लेवल आप देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लेवल जिस पे प्रेशर सेम रहता है। यूजुअली हम इंटरफेसिंग लेंथ लेते हैं दो लिक्विड्स का, वहीं पे प्रेशर सेम होता है। तो फिर यहाँ का एच रो जी और यहाँ का एच रो जी जो है आप जो है बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a rod of length 40 cm has the coefficient of linear expansion this, another rod of length L has a coefficient of linear expansion this if the difference in the length of the two rods always remains same। अगर difference same रहता है at all temperature then the value of L is, तो for such cases L1 alpha 1 आपने पढ़ा होना चाहिए should be equal to L2 alpha 2। L1 जो है आपका दिया गया है, L1 जो है वो 40 है और alpha 1 जो आपका दिया गया है alpha 1 है 6 into 10 raised power minus 6। L2 आपको निकालना है और alpha 2 भी provided है, that is 4 into 10 raised power minus 6। 10 raised power minus 6, 10 raised power minus 6, it is 4 tens are, तो L2 होना चाहिए 60 meter should be the right answer of this question। तो option number 2 is the right answer for this question। And your last question is that two black metallic spheres of radius 4 meter at temperature this and radius this at this will have the ratio। तो energy ratio जो है, radiation ratio जो है वो आपको पता होना चाहिए सिग्मा 80 raised power 4 के बराबर होना चाहिए as per Stephen's law। और फिर चूंकि रेडियस और टेम्परेचर की बात की गई है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे that pressure is that power that energy radiated per unit time एरिया होता है 4 pi r स्क्वायर। तो ये होना चाहिए r स्क्वायर t रेज़ पावर 4 के प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। तो मैं लिखूंगा P1 by P2 होना चाहिए इज इक्वल R1 by R2। R1 हो गया 4 डिवाइडेड बाय R2 हो गया 1 उस पे स्क्वायर। T1 by T2 हो गया आपका 2000 डिवाइडेड बाय इट इज 4000 का रेज़्ड पावर t स्क्वायर t रेज़ पावर 4, ठीक है। टेम्परेचर तो जो है आपका 1644, हाँ चलिए ये निकल जाएगा इधर और ये इस पर पावर 4 है 244। तो ये हो गया P1 by P2 इज इक्वल टू, ये हो गया ऊपर 16:1 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 16। 16 कट गया, 1:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड दिस कंप्लीट्स अवर इंट्रैक्शन फॉर योर CTS फेज 3 पेपर 3 इन फिजिक्स। होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।